बात राजपूत राजा राणा सांगा पर शुरू हुए राजनीतिक रण की करेंगे। इसके केंद्र में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का एक बयान है। हालांकि ये बयान उन्होंने 21 मार्च को राज्यसभा में दिया था, लेकिन अब इस बयान पर विरोध की चिंगारियां तेज हो रही हैं। दिल्ली से यूपी और राजस्थान तक बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन किया। रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका और मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। महापुरुष के खिलाफ टिप्पणी से शुरू हुई ये लड़ाई अब राजपूत समाज के सम्मान से जुड़ गई है। बीजेपी ने तो इसे पूरे हिंदू समुदाय का अपमान बता दिया है। कुल मिलाकर देश के राजनेताओं को औरंगजेब के बाद अपनी राजनीति चमकाने के लिए राणा सांगा का किरदार मिल गया है। आपने आखिरी बार कब जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर नेताओं को विवाद खड़ा करते देखा है? शायद आपको याद भी नहीं होगा। इसीलिए सवाल यह है कि देश में असल मुद्दों को छोड़कर बार बार सियासी रोटियां सेकने के लिए इतिहास के पन्ने क्यों पलटे जाते हैं? क्या औरंगजेब काफी नहीं था जब राणा सांगा पर देश में सियासत शुरू हो गई? अगर राजनेता औरंगजेब, अकबर और राणा सांगा से जुड़े विवादों में उलझते रहेंगे तो आम जनता से जुड़े मुद्दों और उनके हितों की बात कौन करेगा, कब करेंगे? क्या इन ऐतिहासिक किरदारों के जरिए देश में धर्म और जाति की राजनीति को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या इतिहास के किरदारों को अपनी राजनीति का मोहरा बनाने वाले नेताओं का सियासी बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए? पहले आपको रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनना चाहिए जो इस पूरे सियासी विमर्श के केंद्र में है। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, इस देश की एकता का अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। रामजी लाल सुमन के बयान में जिस तथ्य पर विवाद है उसमें उन्होंने कहा है कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। यानी इस लड़ाई की शुरुआत राणा सांगा जैसे ऐतिहासिक राजपूत राजा के किरदार से हुई, लेकिन बयान के बहाने अब इस पर धर्म और जाति की राजनीति हो रही है। इतिहास के सहारे सहूलियत की सियासत की जा रही है, जबकि असल में यह विवाद औरंगजेब और राणा सांगा जैसे किरदारों का नहीं है, बल्कि इतिहास का सहारा लेकर हमारे बीच डाली जा रही धर्म और जाति की दीवार का है। यहां आपके लिए रामजी लाल सुमन का बायोडेटा खोलना जरूरी है, क्योंकि यह पूरा विवाद उनके बयान से ही जुड़ा हुआ है। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मौजूदा समय में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ राज्यसभा सांसद भी हैं। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी का प्रमुख दलित चेहरा है। रामजी लाल आपातकाल के दौरान जेल भी जा चुके हैं। 26 साल की उम्र में फिरोजाबाद से जनता पार्टी के टिकट पर सांसद रह चुके हैं। 1991 में चंद्रशेखर सरकार के दौरान श्रम कल्याण और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 1999 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी जीत चुके हैं। 2024 से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। यानी रामजी लाल सुमन कोई नए नवेले नेता नहीं है जिन्होंने जाने अनजाने राणा सांगा जैसे महापुरुष के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की। यही वजह है कि वो अपने बयान से पीछे नहीं हट रहे। कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा है इतिहास के तथ्यों के हवाले से कहा है, लेकिन राजस्थान से यूपी तक राजपूत और हिंदूवादी संगठन उनके बयान से आग बबूला है। आगरा में रामजी लाल सुमन और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। करनी सेना तो यहां तक कह रही है कि ऐसे नेताओं की जीभ काट लेनी चाहिए। ऐतिहासिक तथ्य, मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ। मैंने सच्चाई की है, मैंने कोई कुछ बात नहीं। मैं हर जाति के धर्म का सम्मान करता हूँ और मेरा मकसद किसी वर्ग या धर्म को पीड़ा पहुंचाने का नहीं। सर कटाए हमारे बाप दादाओं ने, सब इतिहास लिखा गया है।
राणा सांगा वो जो इब्राहिम लोदी को 2-3 बार हराने वाले, और कोई बोलता है कि वो गद्दार थे, जीप काटनी इनकी सिर्फ, मुंह काला करके जूते की माला पहना के घुमाना चाहिए सिर्फ। उसने राणा सांगा से सहयोग मांगा था, लेकिन राणा सांगा ने सहयोग नहीं दिया था। इस इतिहास को पहले रामजीलाल सुमन पढ़ने के बाद वो अपना बयान वापस लें। ऐसे दो कौड़ी के नेताओं को संसद में तो जाना ही नहीं चाहिए, जो जाति विशेष की बातें करता हो। यह एक झूठा फैक्ट जनता को बता रहे हैं, और इसी के संबंध में हमने सही फैक्ट की घोषणा के लिए, डिक्लेरेशन के लिए आज एक सिविल सूट हमने फाइल किया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि राणा सांगा के खिलाफ टिप्पणी से राजपूत समाज इतना गुस्से में क्यों है, खासकर राजस्थान के राजपूत जहां इस समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। क्यों उन्होंने इसे अपनी जाति समुदाय के सम्मान की लड़ाई बना लिया है? इसके लिए राणा सांगा के इतिहास से पर्दा उठाना जरूरी है। इतिहास के वो पन्ने पलटना जरूरी है जो राणा सांगा की वीरता वाली कहानियों से भरे हुए हैं। युद्ध में 80 घाव वाली उनके शौर्य की गौरव गाथा आज भी पूरे सम्मान के साथ गाई सुनाई जाती है। जुगनू की कुछ औलादों ने सूरज पर प्रश्न उठाए हैं, शेरों की मांदों के आगे कुछ ग्राम सिंह चिल्लाए हैं। मेवाड़ वंश कुल कीर्ति कोश जिनके होने से दीपित है, उन राणा सांगा के घावों पर कुछ भुनगे मंडराए हैं। राणा सांगा या महाराणा संग्राम से। राणा सांगा मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजा थे। राजस्थान के इतिहास में राणा सांगा का नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित है। राणा सांगा शूरवीर महाराणा प्रताप के दादा थे। 1508 से लेकर 1528 तक मेवाड़ पर उनका शासन रहा। राणा ने विदेशी आक्रमण के खिलाफ राजपूतों को एकजुट करने का काम किया। 1527 में भरतपुर के रूपवास तहसील के खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार युद्ध हुआ। इतिहासकारों के मुताबिक इस युद्ध में राणा सांगा को 80 घाव आए थे, लेकिन इसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध नहीं रोका। जब भी राणा सांगा की शौर्य गाथा सुनाई जाती है तो इस 80 घाव वाले किस्से का जिक्र जरूर आता है। राणा सांगा ने अपने शासन में बाबर के खिलाफ 2 युद्ध लड़े, जिसमें पहली लड़ाई में उन्हें जीत मिली, लेकिन बाबर के खिलाफ वो दूसरा युद्ध हार गए। हालांकि कहा यह भी जाता है कि राणा सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन सिर्फ एक में ही उन्हें हार मिली। कवि कुमार विश्वास ने भी अपनी कविता के जरिए राणा सांगा की वीरता का किस्सा सुनाया है और उन पर सवाल उठाने वाले नेताओं पर हमला बोला है। उसे कह दो यह देश ऋणी है ऐसे पुण्य प्रवाहों का, यह देश ऋणी है वीर शिवा के परम प्रतापी छावों का। उनसे कह दो वे राजनीति का गुणा भाग घर पर रखें, यह देश ऋणी है महाराणा सांगा के 80 घावों का। अब इतिहासकारों से उस सवाल का जवाब जानते हैं जिसको लेकर विवाद है। क्या राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर की मदद ली थी? लोदी को डिफीट करने के बाद बाबर वापस चले जाएंगे तो ये जो सारी टेरिटरीज रह गई हैं ये मेरी हो जाएंगी, राणा सांगा की हो जाएंगी। ये राणा सांगा का इंटरेस्ट। तो कोएलिशन दोनों सोर्सेस में काफी क्लियर है कि था राणा सांगा ने मदद करने के लिए हाँ बोला था कि मैं मदद करूंगा आपकी, आप इब्राहिम लोदी को डिफीट कीजिए। इतिहास के अलग अलग दस्तावेजों में ऐतिहासिक किरदारों को लेकर अलग अलग तथ्य मौजूद हैं, लेकिन क्या मौजूदा समय में उन दस्तावेजों का हवाला देकर इस तरह के बयान देना सही है? इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं ये भी सुनिए। दोनों अपने अपने मकसद के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो ये आइडिया कहना कि कोई देशभक्त है कोई देशद्रोही है वो आप आज के मापदंड से जज कर रहे हैं, आज को इतिहास पे थोप रहे हैं, वो मुझे लगता बिल्कुल गलत है, वो नहीं होना चाहिए। साफ है इतिहास को लेकर झगड़ा तो जारी है, लेकिन इतिहास को किस समय काल परिस्थिति में लिखा गया इस पर कोई ध्यान नहीं देता। बस अपनी सहूलियत देखकर किस्से या कहानियां चुनी जाती है और राजनीति चमकाने के लिए उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये ट्रेंड देश की एकता अखंडता के लिए सही नहीं है। राणा सांगा विवाद के बीच हमने आपके लिए इतिहास के चरित्र का चार्ट तैयार किया। ये देखने के बाद आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि क्यों बार बार इतिहास के लेंस से वर्तमान को देखने की कोशिश की जाती है। इस चार्ट में इतिहास के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को शामिल किया गया है। एक तरफ इतिहास की मदद से देश के वर्तमान को विस्तार मिलता है, तो दूसरी तरफ इसका नेगेटिव पहलू यह है कि इतिहास के तथ्य कई बार वर्तमान में विवाद की वजह बनते हैं। इतिहास उस समय के हालात और परंपराओं से वाकिफ कराता है, वहीं इतिहास की घटनाओं को सहूलियत के हिसाब से तोड़ा मरोड़ा जाता है।
एक समृद्धशाली इतिहास से किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव मजबूत होती है, तो वहीं इतिहास के कुछ फैसलों से धर्म जातियों वाली दरार पैदा करने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि राणा सांगा पर सांसद की टिप्पणी को लेकर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। अखिलेश यादव अपने सांसद का बचाव कर रहे हैं, तो विरोधी बयान के बहाने समाजवादी पार्टी की सोच पर सवाल उठा रहा है। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामविलास सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने इतिहास लिखा नहीं। इनके आइडियल तो राणा सांगा, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप होने चाहिए थे, लेकिन बाबा और औरंगजेब को याद करने में ये लोग लगे हैं। उन्होंने जो कहा है वो इतिहास पर आधारित अपनी बात कही। चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत। मानता हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना समाज निश्चित रूप से ऐसे विषयों को न तो बर्दाश्त करेगा और न ही ऐसे जो है टिप्पणी करने वालों को कभी स्पेयर करेगा। बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए केवल इतिहास के पन्ने को दोबारा खोल करके उन आक्रांताओं की तरफ लोगों का ध्यान ले जाना चाहते हैं, ताकि लोग उनसे सवाल न कर सकें। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी ये तब भी थे ऐसे नपुंसक, और आज भी हैं। इसी कारण ये देशद्रोही हैं, इन पे देशद्रोही का मुकदमा चलना चाहिए। कभी औरंगजेब, कभी अकबर, कभी राणा सांगा, इतिहास को लेकर शुरू हुई ये सियासी लड़ाई आखिर कहां जाकर रुकेगी? बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर इस राजनीति से भला किसका होगा? क्या ऐतिहासिक किरदारों के बहाने हो रही ये पॉलिटिक्स देश को बांटने का काम नहीं कर रही है? क्योंकि किरदार तो अलग अलग होते हैं, लेकिन मुद्दा एक ही होता है, देश को हिंदू मुसलमान में बांटना। अब सबको मिलकर एक लक्ष्मण रेखा तो खींचनी ही होगी, ताकि इतिहास के चक्कर में देश का वर्तमान खराब होने से बचाया जा सके।